हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग सुपर टेट के लिए इंग्लिश पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम जो पिछला लेटेस्ट सुपर टेट हुआ था उसके 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं ताकि आपको यहाँ से पेपर का पैटर्न पता चले और किस तरह के क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे जाते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन में, ये आपको अंदाजा लगे। और यहीं से हम अपनी रणनीति बनाएंगे और आगे का जो सिलेबस है वो बिल्कुल प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट कराएंगे, पूरा 10 नंबर का, जिससे कि आपका हम तो कोशिश करेंगे कि आपके 10 आउट ऑफ 10 इस पोर्शन में आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातें बाद में भी हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दरअसल यहाँ पर दो पूछे गए हैं एक साथ और वो इस पैसेज से पूछे गए हैं। एज यूजुअल बहुत बचपन से हम लोग जब 9th 10th और 12th की एग्जाम भी देते हैं वहाँ पर भी आपको पैसेज दिया होता है, और लैंग्वेज कोई भी हो तो हमें उस पैसेज को बस समझना होता है और समझने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमें आंसर करना होता है। कोई बहुत ज़्यादा टफ वर्क नहीं होता है। यहाँ पर तो इतना भी चलता है कि अगर कुछ वर्ड्स के आपको मीनिंग नहीं भी पता है तब भी काम बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग बातें बाद में कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पॉवर्टी इज क्रूअल, जो गरीबी है वो कैसी है, क्रूअल है, बहुत ज्यादा निर्दयी है। ठीक है, बट इट इज क्यूरेबल, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता है या इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। द ओनली नोन क्योर इज इकोनॉमिक, जो वास्तव में इसको खत्म करने के लिए जो इलाज है गरीबी का, इज इकोनॉमिक, क्या है वो, इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, कि जो ये वित्तीय प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है व्यवहारिकता, यानी पैसे को कितना आप व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। कोई कंट्री हो या कोई घर हो, वो पैसे को कितना व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल कर सकता है, उसी को ही हम प्रैग्मेटिज्म अप्रोच कहते हैं। गिव एंड टेक वाली अप्रोच होती है। तो अगर आपको गरीबी खत्म करनी है तो आपको कैसा, जो आर्थिक रूप से कैसे होने चाहिए, आप प्रैग्मेटिज्म होने चाहिए, कि हाँ व्यवहारिक होने चाहिए, कि अगर आप कमा रहे हो तो इन्वेस्ट भी करिए, बचाइए भी, खर्च भी कीजिए, उस तरह की बात है। इंस्टीड ऑफ वुली आइडियोलॉजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टीड ऑफ माने इसके बजाय, कैसा, वुली आइडियोलॉजी, कि आपके पास केवल सिद्धांत हैं। आपने अर्थशास्त्र के सिद्धांत देखे होंगे कि ये सिद्धांत होते हैं और गरीबी को कम करने वाले है ना, और बचत करने वाले, केवल सिद्धांतों पे, वुली सिद्धांत का मतलब होता है उन खोखले सिद्धांतों पे चलकर हम केवल इस पॉवर्टी नामक जो एक दंश है उसको हम निकल नहीं सकते। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स फील्ड की बात करें, द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी, ये जो आइडियोलॉजी सिद्धांतों विचारों का ट्री है, हैज नेवर बोर एनी फ्रूट, इससे कोई भला नहीं हुआ, कोई फल इस पे नहीं लगते हैं। दैट मीन्स सिर्फ सिद्धांतों से कोई भला नहीं होने वाला है। ठीक है, वी हैव काउंटलेस चांसेस, हमारे पास अनगिनत मौके होते हैं फॉर डेवलपमेंट, काहे के लिए, विकास करने के हमारे पास अनगिनत मौके होते हैं। अपॉर्चुनिटीज, जो अवसर आते हैं, मल्टीप्लाई, बढ़ जाते हैं, वेन दे आर सीज्ड, जब हम उनको भुना लेते हैं। अगर हमारे पास कोई मौका आता है, अगर हम उसको भुना लेते हैं, दैट मीन्स उसको कैच कर लेते हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है और ज़्यादा हम उसमें कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि दे डाई, अवसर आते हैं और वो मर भी जाते हैं, यानी चले भी जाते हैं। बहुत लोग होते हैं, आप ही के पास सुपर टेट का अवसर आया, अगर आप इसको नहीं भुना पाओगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, डाई, दे डाई वेन निग्लेक्टेड। अगर आप इसके प्रति निग्लेक्टेड रवैया अपनाएंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे, तो वो अवसर भी बिल्कुल चला जाएगा, खाली चला जाएगा, आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। वी हैव बेयरली टैप्ड, हम मुश्किल से ही, बेयरली टैप्ड अवर इमीजरेबल पोटेंशियल, हम मुश्किल से ही उसको निचोड़ पाते हैं या ले पाते हैं, उसका क्या चीज, इमीजरेबल पोटेंशियल, जो हमारी अंदर की जो क्षमता है वो कैसी है, अनंत क्षमता। इमेजरेबल का मतलब होता है अनंत क्षमता है फॉर ग्रोथ, ग्रोथ करने की जो हमारे पास अनंत क्षमता है, उसको बड़े मुश्किल से ही हम क्या कर पाते हैं, उसको टाइम मीन्स होता है कि प्रॉफिटेबल रूप में चेंज कर पाएं, तो हम उसको चेंज कर पाते हैं बहुत मुश्किल से। इमेंस मैन पावर, बहुत ज़्यादा जो मैन पावर है, लोगों की क्षमता हमारे पास होती है, जो लोग होते हैं, मैन पावर का मतलब होता है लोगों की क्षमता। ठीक है, सुपर्ब स्किल्स, उनमें जो स्किल्स होती हैं, एंड एंटरप्राइज, और जो कार्य करने की क्षमताएं होती है। यानी कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये पूरी बात की जा रही है किसके परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत के पास एक अच्छी खासी मैन पावर है, स्किल्स है और एंटरप्राइज करने की उनमें क्षमता है। आर टू इंडिया व्हाट ऑयल इज टू द मिडिल ईस्ट, लेकिन अगर हम वही मिडिल ईस्ट की बात करें, जो कि अभी संकट भी चल रहा है, वहां पर उनके पास क्या है, केवल ऑयल है। कहने का मतलब है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, ऐसे हैं जो हैं। कहने का मतलब वो खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन ऑयल जैसी चीज़ें हैं वो तो खत्म होगी। तो ये किसके पास है, मिडिल ईस्ट के पास। ठीक है, देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन वो पूछते हैं इस पैसेज में। द ओनली डिफरेंस इज दैट, केवल जो अंतर होता है वो क्या होता है, ऑयल विल बी डिप्लीटेड, कि एक दिन जो ऑयल है
इस तरह के जो संसाधन हैं, है ना, जो खत्म होने वाले होते हैं, वो डिप्लीटेड माने क्षय हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएंगे वन डे। बट आवर ह्यूमन रिसोर्सेज, लेकिन जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानव संसाधन है, विल नेवर बी, ऐसा कभी नहीं होगा कि ह्यूमन रिसोर्स कम पड़ जाए, हमारे पास है वो क्षमता इंडिया के पास। ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया है पैसेज को, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट, हमें इसका अपोजिट निकालना है, किस वर्ड का, मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट। अभी हमने आपको बताया था डिप्लीट माने ये होता है विल डिप्लीट, जो ऑयल रिजर्व है मिडिल ईस्ट में, वो डिप्लीट हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी दोबारा नहीं बनेंगे। और इसका हमें यहाँ पर अपोजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा, रीजनरेट। रीजनरेट माने होता है कोई चीज पुनः उत्पन्न होना, जबकि डिप्लीट माने क्या होता है, क्षय होना, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी एम्प्टी मीन्स खाली होता है, इन्फ्लेट माने हवा भरना वगैरह होता है या बढ़ना होता है, क्वेंच माने प्यास बुझाना होता है। ठीक है, तो रीजनरेट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी की बात वो कर रहा था कि जो जो आइडियोलॉजी होती है वो खोखली होती है, हमें कैसी अप्रोच अपनानी चाहिए, प्रैग्मेटिज्म अप्रोच अपनानी चाहिए। ठीक है, तो जो आइडियोलॉजी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडियोलॉजी है उसका क्या परिप्रेक्ष्य है, उसके संदर्भ में लेखक क्या कह रहा था। तो लेखक क्या कह रहा था, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, कि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं कहा था ना, उसको तो उसने कोई तवज्जो ही नहीं थी। हैज बियरली यील्डेड एनी रिजल्ट, वास्तव में इससे कोई फल निकलता है, कोई परिणाम निकलता है, और यही था कि बियरली नेवर बोर एनी फ्रूट, ये जो आइडियोलॉजी से शायद ही कोई फल मिले, है ना, हम लोगों को या देश को। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, इज नॉट अ फ्यूटाइल कंसिडरेशन, फ्यूटाइल माने निरर्थक होता है, और वास्तव में इज नॉट ना लगाते तो फ्यूटाइल कंसिडरेशन है, यही सही हो जाता। ठीक है, तो हैज प्रूव टू बी अ बेसिक रिक्वायरमेंट, नहीं, बेसिक रिक्वायरमेंट ये नहीं है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पैसेज से जो हमने कर लिए। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन ग्रामर से आए थे वो किस तरह के क्वेश्चन आए थे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में हमें करेक्ट प्रोनाउन भरना है, और वो क्या रहेगा, वन शुड लव, किस, वन शुड लव, है ना, प्यार करना चाहिए, जैसे हमारे लिए है कि वन शुड लव अब वंस कंट्री, अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो वन के साथ जो पजेसिव केस आता है वो क्या आ जाएगा, जाके वंस आ जाएगा। जिस तरह से शी के साथ क्या आता है, शी के साथ हर आता है, आई के साथ माई आता है, और ही के साथ क्या आता है, हिज आता है, ये सब पजेसिव केस हैं, तो इसके वन के साथ क्या आ जाएगा, वंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप पढ़ोगे उनको तो आ जाएगा आपको। देखिए, द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कंसोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय, देखिए इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कंसोनेंट और वॉवेल की जो साउंड होती है अल्फाबेट में वो कितनी होती है, 20 और 24। ये वॉवेल्स जो होते हैं वो 20 होते हैं, और कंसोनेंट साउंड कितनी होती है, 24 होती है। तो ये आपको ऐसे याद रखनी हो। देखिए इन्होंने एक साउंड से क्वेश्चन पूछ दिया है जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेसिक चीज़ें भी मतलब वो पूछ सकते हैं। तो आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं बनते ग्रामर में, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस, यहाँ पर नरेशन की बात उन्होंने की, अब आपसे नरेशन पूछा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, तो हमें इसका डायरेक्ट फॉर्म बनाना है। ये इनडायरेक्ट दिया होगा, क्या है, ये इनडायरेक्ट है। क्या इनडायरेक्ट में दे रहे हैं, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड, अतुल ने अपने दोस्त को इन्फॉर्म किया दैट कि ही कुड, पहले यही तो समझ जाना चाहिए हम लोगों को कि कुड कब होता है, ये हमेशा कैन दिया होगा तभी कुड होगा। एक तो ये सेंटेंस में दिया होगा। दूसरा, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड का मतलब होगा अतुल सेड, सेकेंड फॉर्म ही होगी, सेड टू हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। ठीक है, इतना तो कंफर्म होगा। फिर ही कुड की जगह क्या होगा, कैन मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वॉज अवे। अब ही वॉज अवे भी नहीं होगा, किस तरह से, पहले हम देखते हैं कि ये चीजें कहाँ मैच कर रही हैं। देखो, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू विल, अब यहाँ विल है, नहीं होगा, कैन का कुड हुआ है। यूज माई बाइक व्हाइल, नहीं, ये भी नहीं होगा। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, अतुल ने अपने दोस्त से कहा यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल आई एम अवे। अब देखिए, जो चेंज होता है वो पर्सन का किस तरह से होता है, 1 2 3
ये होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। अब जरा इसको देख लीजिए, अतुल सेड टू हिज फ्रेंड, तो इसको तो उन्होंने कर दिया, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि इफ या वेदर आए, इंट्रोगेटिव है, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो दैट लगेगा, दैट। अब यू कौन सा पर्सन होता है? यू होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन हमेशा किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट फ्रेंड है तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। ही कैन का क्या होता है? कुड हो जाता है। ही कुड मेक यूज ऑफ अ माई, फिर से फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। माई पजेसिव केस है तो अतुल के लिए पजेसिव केस क्या हो जाएगा? हिज। तो हिज बाइक वाइल, फिर से फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई की जगह क्या हो जाएगा? ही, और एम की जगह क्या हो जाएगा? ही, और इसका टेंस बदलेगा जाके, ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा, ही वॉज अवे, ही वॉज अवे। तो सभी चीज़ें हमारी सी ऑप्शन में मिल रही हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दैट मीन्स हमें नरेशन पढ़ने हैं, हमें प्रोनाउन पढ़ने हैं, हमें ग्रामर को पढ़ना है। ग्रामर में जितनी भी चीज़ें हैं, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी 8 चीज़ें हैं वो सभी पढ़नी है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सभी चीज़ें पढ़नी है। बट कैसी पढ़नी है? एक लेवल तक पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत डीप स्टडी करनी है, क्योंकि रूल्स तो नाउन में इतने होते हैं कि 1 महीना चला जाएगा और आपका नाउन प्रोनाउन खत्म हो पाएगा, ठीक है? लेकिन ऐसा तो नहीं पढ़ना है हमें। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, क्या है यहाँ पर? ही इज इंटे, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच तभी तो पता होगा जब आपको सतही ज्ञान होगा, कम से कम सतही से थोड़ा सा डीप आपको जाना है। क्या है? ही इज इंटेलिजेंट इनफ, वह इंटेलिजेंट है, इनफ पर्याप्त होता है, मतलब टू सॉल्व दिस सम, इस सम को लगाने के लिए वह ठीक है, होशियार है। तो यहाँ पर इनफ वर्ड जो पूछा गया, अंडरलाइन वर्ड, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए क्या होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब है ना, ये कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया इनफ, ये क्या है? ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसी वर्ब की मीनिंग को, किसी वर्ब की मीनिंग को, किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को। इवन एडवर्ब की मीनिंग को भी मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। या तो किसी वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करे, या एडजेक्टिव की करे, या एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करे, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और यहाँ इंटेलिजेंट अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया जा रहा है कि कैसा एडजेक्टिव है? इंटेलिजेंट कितना? इनफ, पर्याप्त इंटेलिजेंट है। तो इनफ किसको मॉडिफाई कर रहा है? इंटेलिजेंट को। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। बाकी एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन ऐसा यहाँ कुछ है नहीं। एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनकी मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं। नाउन आपको पता ही है, सभी चीज़ें जो कैसी हैं, 5 तरह का होता है, या तो काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, जिसमें जो काम करने वाला होता है तो वो किसी भी तरह का हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस में चीज़ें होती हैं वो नाउन की कैटेगरी में आती है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम कैसा देख या सुन नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। बाकी ज़्यादातर नाउन्स को सबको देखा जा सकता है, ठीक है, नाउन वाले पार्ट में उसको देखेंगे। प्रीपोजिशन, पोजीशन बताता है नाउन या प्रोनाउन की किसी सेंटेंस में, ठीक है। क्या है? फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू नो अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑल्सो, है ना, एंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। किसकी? ऑन द टॉप ऑफ द हिल, हिल की टॉप पर लिव्स अ हर्मिट, एक हर्मिट रहता था, एक हर्मिट रहता है। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है वो कौन है? ए हर्मिट, और यही इसका क्या हो जाएगा? यही इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ए हर्मिट, ठीक है। और लिव्स हो जाएगी इसकी क्या? वर्ब हो जाएगी। और ऑन द टॉप ऑफ द हिल इसका जो अदर पूरा बचा हुआ पार्ट है ये उसका हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, वर्ब के बाद जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। शी हाइड्स हर फेस फॉर शेम। उसने अपने चेहरे को छुपा लिया, किस वजह से? छुपाती है किस वजह से? शेम की वजह से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इन द फ्लोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। हमें वर्ब को पास्ट टेंस में बदलना है। और आपको पता होना चाहिए कि हाइड की सेकेंड फॉर्म हिड होती है और थर्ड फॉर्म हिडन होती है। क्या होती है? हिडन होती है। तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? HID, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। हमने कहा था आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ने पड़ेंगे, और इवन अब जो आगे आएगा उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म करना, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना भी आना चाहिए, और वो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको, ठीक है।
हाउ वेल शी सिंग्स, कितना अच्छा वो गाती है, हाउ वेल शी सिंग्स, कितना अच्छा वो गाती है। और ये जो सेंटेंस होता है इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। नॉर्मली यहाँ पर वॉट या हाउ का यूज किया जाता है, वॉट या हाउ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गए एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक कहते हैं, जहाँ पर जो एक विस्मय आश्चर्य टाइप का प्रकट होता है वो ये सेंटेंस होते हैं। अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो वो सेंटेंस जहाँ पर एडवाइस आए, ऑर्डर आए, रिक्वेस्ट आए, है ना, रिक्वेस्ट आए, सजेशन आए, इस तरह की अगर कहीं पर अर्थ आ रहा है, जैसे ओपन द डोर, है ना, प्लीज सिट डाउन, इस तरह की, है ना, टेक मेडिसिन रेगुलरली, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है नॉर्मल, ये जो आपके अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक कथन कहा जा रहा है, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, बाकी हम लोग तो इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल की बात की है, किसकी की है, आर्टिकल की बात की है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पैसेज आने चाहिए, आपको वोकैब्स आने चाहिए। अपोजिट पूछा गया तो आपको वोकैब्स भी आने चाहिए, और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आपको आना ही चाहिए। तो चीज़ें हैं और वो करनी पड़ेंगी, बट एक लेवल तक करनी पड़ेंगी। वो लेवल कितना है वो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर आप पढ़ने बैठोगे खुद से तो हो सकता है ग्रामर आप किस डीप लेवल तक चले जाओ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। 10 नंबर तैयार करने और आप उतने लेवल तक चले जाओगे तब फिर तो आपके अदर पोर्शन छूट जाएंगे, है ना। तो एक लेवल तक आपको जाना है। देखिए, ही इज़ एन यूरोपियन, यूरोपियन जब आप लिखते हो तो कुछ इस तरह से लिखते हो, और ये जो या है ये वास्तव में कैसी साउंड होती है, कंसोनेंट साउंड। आपको पता होना चाहिए कि ए और एन दो आर्टिकल जो होते हैं ये एक के अर्थ के लिए लगते हैं और एक दा का प्रयोग होता है। इसमें भी ए और एन के प्रयोग से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले ए लगता है एक के अर्थ के लिए, और जो वॉवेल साउंड से शुरू होते हैं, साउंड है ना, साउंड मैटर्स हियर, उनके पहले क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। और निश्चित के लिए दा का प्रयोग किया जाता है। ऊपर ये इंडेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट ये डेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ही इज एन यूरोपियन, यूरोपियन तो हमने पहले बताया ये कौन सी साउंड हो गई, कंसोनेंट साउंड हो गई, दैट मीन्स ये ए आएगा, एन नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। देखिए, आई डोनेटेड एन यूनिट, फिर से एन यूनिट ऑफ ब्लड, तो ये ए यूनिट आएगा, एन यूनिट नहीं आएगा। एन 1 रुपी नोट, और 1 में भी देखिए आप 1 ऐसे लिखते हो तो ये एन नहीं आएगा, हमेशा ए 1 रुपी नोट लिखा जाता है, ए 1 रुपी नोट। एन एफ आई आर, अब आपको लग रहा होगा कि एफ है, बट हम यहाँ पर जो यूज करेंगे उसको एफ, इस तरह से एफ आई आर, इस तरह से यूज करेंगे, तो यहाँ पर ए से शुरुआत हो जाएगी, इसलिए एन एफ आई आर ही बोला जाता है। एन एम एल ए, एन एफ आई आर, इस तरह से वर्ड बोले जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड इस तरह से हमने जो लास्ट अपना सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने यहाँ पर कर लिए। अब हम आगे की रणनीति बनाएंगे कि इंग्लिश वाले पोर्शन को हम कैसे लेके चलेंगे, और वहाँ पर आपको बता देंगे कि ये चीज़ें हम कराएंगे, और उसकी एक टाइम लिमिट होगी। पूरी प्लेलिस्ट उतने में हमें तैयार करनी है। बाकी मैथ्स आपकी स्टार्ट हो गई है, चैप्टर वाइज स्टार्ट हो गई है, करंट आपकी आज से स्टार्ट हो गई है, और उसमें आपका पढ़ा भी दिया गया एक टॉपिक, उसका नाम शायद ओलंपिक पढ़ा दिया गया है, और विद स्टैटिक जीके पढ़ाई जा रही है। तो वहाँ पर, और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, किसका, करंट का वेटेज एग्जाम में बहुत रह रहा है। तो अच्छे खासे नंबर वहाँ से तैयार होंगे, और स्टैटिक जीके भी वहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो इस तरह से 3 चीज़ें स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट होंगी, और आपको एकदम सुपर टेट का कंप्लीट पैकेज, जो चीज़ें अदर जगह नहीं मिल रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि चलो हिंदी तो यहाँ सही मिल रही है, संस्कृत मिल रही है, बट मैथ अच्छी नहीं हो रही, इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही, स्टैटिक करंट अच्छा नहीं हो रहा, वो आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरह से उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए, चैनल पे जाइए, चीज़ें मिलेंगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू।